अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। पाकिस्तान को बने 77 साल हो गए हैं। हमारी तरफ से तमाम जो हमारे नाजरीन हैं, अहले वतन हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ ये हमारी खुशकिस्मती है और तमाम पाकिस्तानी ये महसूस करते हैं कि एक इतने खूबसूरत मुल्क और एक सकाफ़त जिसको हम अपनी पहचान कहते हैं, ये हमें हासिल होना यकीनन एक हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन ये सवाल भी हम सबको परेशान करता है कि क्या आज एक आम पाकिस्तानी हकीकतन आज़ाद है? मुख्तलिफ मौक़े पर मुश्किल तरीन मुआशी हालात का मुकाबला करने वाली ये पाकिस्तानी कौम, इसके हवाले से जो बैनुल-अक़वामी जो मुबस्सिरीन हैं वो ये मिसाल देते हैं कि जिस तरह के हालात का मुकाबला, मुआशी हालात बिलखुसूस और सिक्योरिटी हालात भी, इनका मुकाबला इस कौम ने, पाकिस्तान की कौम ने किया है, ये किसी और कौम के बस की बात नहीं है। तो ये जो हालात हैं इनमें इसी तरह गुजारा करते करते एक सर्वाइवल की जो जंग होती है उसी में रहते हुए आज 77 साल बाद भी एक आम पाकिस्तानी को अगर हम देखें तो अपनी तमाम ख्वाहिशात जो है उसको बस एक तरफ फेंक चुका है। अब सिर्फ अपनी बका, सर्वाइवल की एक जंग लड़ता हुआ हमें हर पाकिस्तानी नज़र आता है। रियासत से बेहतर सहूलियात, सिक्योरिटी और एक मुतवाज़न माहौल, एक जेंडर बैलेंस भी एक माशरे के अंदर, ये तमाम मुतालबात करना तो दूर की बात रह चुकी है। आजकल अगर हुक्मरानों को कोई आम आदमी मुखातिब करता है तो वो सिर्फ एक यही सवाल पूछ रहा होता है कि अपनी माहाना तनख्वाह से ज़्यादा जब बिजली का बिल आ जाए तो उसे कैसे अदा किया जाए और फिर गुजारा कैसे किया जाए। और सियासी हवालों से अगर हम बात करें तो 77 साल गुजर चुके हैं, मगर हकीकी जमहूरियत आज भी पाकिस्तान में ख्वाब ही है। मुल्क बनने के चंद साल बाद मार्शल लॉ का नफाज हुआ, तब से लेकर आज तक हकीकी जमहूरियत हमें एक ख्वाब ही नज़र आता है। अगर हम हुकूमत में बैठी हुई जमातों को देखें तो उनके बारे में भी यही तासुर है कि उनके पास इक़्तिदार तो है मगर इख्तियार नहीं है। आज के प्रोग्राम में, इस खुसूसी प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी क्यों पाकिस्तान में ये तस्वुर नहीं कर सकता कि वो सियासत में आए या एक सियासी लीडर बने जब तक उनको ताकतवर हलकों का आशीर्वाद हासिल ना हो। और हमारे मेहमान दो ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाई, असूल की बुनियाद पर सियासत करने के लिए आवाज़ उठाई और उसके नताइज भी भुगते जिनसे आप वाकिफ़ी हैं। उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भी कंसिस्टेंटली वो जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मायनाज सियासतदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाशमी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप दहाइयों से बहुत सी मामलात की निशानदही करते आए हैं और जो हुक्मरान होते हैं उनको भी झंझोड़ते आए और जिन सियासी जमातों में होते हैं उनकी भी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं बहुत से मामलात के हवाले से। आज की सियासत को जब आप देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि सियासत पाकिस्तान में बेअसर होती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तकरीबन अब हम सबकी उम्रें पाकिस्तान के साथ ही शुरू हुई थी। हम कोई 76 साल का है, कोई 77 साल का है। तारीख तो इतनी लंबी नहीं है। हमें ये बिल्कुल एक पाम के हाथ के पाम के ऊपर लिखी हुई तारीख हम देख सकते हैं। पाकिस्तान जब बना था तो उसके हालात ऐसे थे कि हर सब आदमी देख रहा था कि फ्यूचर यहाँ बहुत ब्राइट है। जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान थे वो भी 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर आते रहे, रुके भी नहीं है। ये उनके लिए एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन फिर हमारी क़यादत की गलतियाँ भी हैं। आज जो कौम है वो मायूसियों से हमकिनार हो चुकी है और इसमें बहुत सच्चे भी हैं। हमने जो इस मुल्क को चलाते रहे हैं, हमने अपनी कौम को पूरी दुनिया के अंदर भिखमंगों की कौम बना दिया है। हमने अपनी जो प्रायोरिटीज़ थी उनको डिटरमिन नहीं किया और हम लूट मार में लीडरशिप और जो अदारे हैं वो सारे के सारे लूट खसूट के अंदर मुकाबले पे आके कि कौन ज़्यादा लूट सकता है, कौन इसके वसाइल को खा सकता है। फिर भी पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत थी तो वो मुख्तलिफ मार्शल लॉ लगते रहे। लेकिन किसी और दुनिया का कोई एक मुल्क नहीं है जहाँ पे 40 साल मार्शल लॉ लगा रहता हो। अगर मार्शल लॉ अच्छा होता तो और भी लगा लेते,
वो हमारी मईशत को खा जाता है। कोई किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता। तो उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो लीडरशिप है वो भी ठीक नहीं होती गई, बलिश्तिया होती गई। और जिसका लीडरशिप को चाहा मार्शल लॉ के हाकिमों ने, वही लीडरशिप बन गई। और वो भी मिलके लूटने लगे इस मुल्क के जो बिजनेसमैन थे, जो पाकिस्तान में उन्होंने लूट मार लगाई। अब अंदाज़ा आप करें कि अब बिजली के ऊपर आके हर आदमी, उसकी चीखें निकल जाती हैं। और पता चलता है कि आईपीपी रूल्स के मालिक जो हैं वो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, वही हाकिम हैं, वही मुज़ाकरात कर रहे हैं अपने से आप। दोनों तरफ मेज के खुद बैठे हुए हैं। तो फिर कैसे चलेगा ये मुल्क? मुश्किलात ये हैं। और लोग बेचारे सही चीख रहे हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। आज ये 77वां हमारा यौम आज़ादी है। 77 साल जब उसको चूसा जाए तो उस कौम के पल्ले क्या रह जाएगा? वो मॉरली भी इतनी ताकतवर कौम नहीं होगी। वो भी लूट पार जी के अंदर खर्चा आने की लूट लगा सकते हैं। वो भी अपनी रिस्क को लूट मार के जरिए ही कमाएंगे। जी ये जो एक पहलू है उसका कोई हिसाब करने वाला नहीं है। आज अगर हिसाब करके दो तीन ये हम चीज़ें कर लें, आईपी यूज वालों को हम कह दें कि भाई खुदा के लिए ये जो आपने प्लांट लगाए थे आपने बहुत लूट लिया, अब ये कौम को दे दो, तो बिजली तो दूसरे दिन नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारी जितनी इंडस्ट्री है उन्होंने लूटने के लिए लगाती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो खजाने को लूटती है। और टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री आए किसके पास? वही खानदान, जी वही लोग। मैं और हाशमी साहब, मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप आगे जाके हम आपसे इस पे बात करें कि ये जो हालात हैं ये नतीजा किसकी गलतियों का है, सियासतदानों की गलतियों का या गैर सियासी लोगों की गलतियों का, और इस्लाह कैसे हो सकती है। मैं खोखर साहब की तरफ जाती हूँ। खोखर साहब, ये जो आज पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है, आज आज़ादी के 77 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं तो बेइख्तियार इक़्तिदार होता है और हुक्मरान उससे मुतमईन नज़र आते हैं। ये हमने देखा मुख्तलिफ मौक़ों पे। तो आप समझते हैं कि इसी तरीके से अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको हमें तब्दील करना होगा? इसमें तो कोई शक नहीं अफसा कि इस सारी सूरत हाल को हमें तब्दील करना होगा। इन पिछले 77 सालों में हमने इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा तजर्बे किए, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी रहीं, सिविलियन हुकूमतें भी काम नहीं कर सकी, उनको काम नहीं करने दिया गया। और फिर इवेंचुअली हम ऐसे नहज पर पहुंचे कि हमने शायद ये सोच लिया कि हाइब्रिड जो निज़ाम है वो डिलीवर कर सकता है, और फिर उसका एक मंजरनामा हमारे सामने आया। 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो बड़े एक उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी, और बड़े उसके लोग दाई थे कि जी कि अब हाइब्रिड हुकूमत आ गई है, वन पेज है और अब मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन ना चल पाए। और आज भी जो सूरत हाल है वो हाइब्रिड प्लस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हमने इन तमाम 77 सालों में जितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो सारे एक साइड पर रखें, और सिर्फ अब एक एक्सपेरिमेंट करने की इस मुल्क को ज़रूरत है, एक तजर्बा करने की ज़रूरत है कि हमने अवाम की मंशा के मुताबिक हुक्मरानों को चुनना है और उन्हें हुकूमत करने देनी है। अगर वो अच्छी हुकूमत नहीं करते तो उनको निकालने का फैसला भी अवाम के हाथ ही देना है। हमने बंद कमरों में बैठकर फैसले नहीं करने। ये सिर्फ एक तजर्बा अगर हम पाकिस्तान के अंदर कर लें तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान चल पड़ेगा। जब लोग खुद एहतसाबी शुरू कर देंगे सियासी जमातों की, जब वो प्रोग्रेस नहीं दिखा सकेंगे, और जब सियासी लीडरान अवाम के अंदर मकबूलियत के लिए विक्टिम कार्ड से महरूम हो जाएंगे। अब आप देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को जब हुकूमत से बर्खास्त किया गया तो उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया, मुझे क्यों निकाला, वो अवाम में उसको पजीराई मिली। किसी ने नहीं ये पूछा कि उनकी हुकूमत के अंदर प्रोग्रेस क्या थी, क्या लोगों के इश्यूज वो हल कर पाए। और इसी तरह इमरान खान साहब, हमने देखा कि अपनी हुकूमत के आखिरी अवाइल में वो ज़िमनी इलेक्शन भी हार रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए, वो भी उनकी जमात ने हारे। लेकिन जैसे ही उनको बर्खास्त किया गया तो वो बाहर विक्टिम कार्ड लेकर निकले और पब्लिक उनके साथ हो गई, और आज तक वो इस मुल्क के मकबूल सबसे ज़्यादा मकबूल रहनुमा है।
लेकिन इश्यूज पर उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता कि जनाब आपने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, आपने 50 लाख घरों की बात की थी, आपने मुल्क से करप्शन खत्म करने की बात की थी। वो इश्यूज जो है वो पसे पुश चले जाते हैं। तो हमें जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ओवर बेयरिंग रोल है हमारी सियासत के अंदर, उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। उन्हें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तक महदूद करने की जरूरत है। सियासतदानों को उनकी तरफ देखने की एक ख्वाहिश उनके अंदर हम वक्त मौजूद रहती है, उसको खत्म करने की जरूरत है। सियासतदानों को भी मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। ये नहीं कि हुकूमत हासिल करने के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला लें और जब जो आपका सियासी हरीफ है उसको मार पड़ रही हो तो आप खुशी से बगलें बजाएं। सियासतदानों को भी इस नुक्ते पर इकट्ठा होना पड़ेगा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा। हमें अपने इस मुल्क को अगर अपने आगे लेकर चलना है, इस 25 करोड़ मुल्क के अवाम को सेहत, तालीम, इंसाफ, जिंदगी की बुनियादी जरूरियात, इस मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर ये काम हम ही ने करना है और हमें इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी साजिश की जरूरत नहीं करनी। तो ये चीजें हैं मजमूई तौर पर। और फिर मैं इसके अंदर एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि आज क्योंकि 14 अगस्त है, उस हवाले से मैं ये समझता हूं कि बानी पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो लोग बानी पाकिस्तान के साथी रहे, उनका पाकिस्तान के बारे में तसव्वुर एक लिबरल और प्रोग्रेसिव रियासत का था, जिसमें हमने बानी पाकिस्तान की हमने 11 अगस्त की स्पीच भी हमारे सामने है। उस वक्त और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, वक्त कम है इसलिए मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें बिल्कुल मुझे एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि वो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहते थे। आज का जो पाकिस्तान है वो एक रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर ना अक़लियतों को, ना ख़वातीन को, और हमारे जो रवैये हैं वो इतने शिद्दत पसंदाना हो गए हैं कि हम दीगर इस्लामी ममालिक से भी पीछे चले गए। आज सऊदी अरब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुर्की को देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए, ये जो अरब जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर आप शख्सी आज़ादियों के हवाले से देख लीजिए। तो हम तो बिल्कुल इस माशरे को आइडलाइज करते हैं कि जी जनाब यहाँ पर तालिबान की हुकूमत होनी चाहिए। जब तालिबान आए अफगानिस्तान में तो बगलें बजाई हमने, यहाँ पर ढोल पीटे, बड़ा के खुशी मनाई, और आज वही तमाम चीजें हमारे गले पड़ रही हैं। तो हमें इस वक्त ना सिर्फ रियासत का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की जरूरत है, बल्कि कौम की जो ज़हनी तरबियत है कि जिसके अंदर वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बने बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी में भी कंट्रीब्यूट करें, वो करने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली इन चीजों पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। कोई तवज्जो नहीं। कायद का जो लिबरल का जो आइडिया था उससे कुछ लोग इतने खौफजदा रहे कि जो उनकी स्पीच का हिस्सा था वो हमारे सरकारी रिकॉर्ड से काफ़ी अरसे तक गायब ही रहा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, अपने दोनों मेहमानों से मजीद बात करेंगे कि क्या गलतियां थी जो हमें यहाँ पर लेकर आई और अब वे आउट आगे क्या होना चाहिए पाकिस्तान का, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इस मुल्क को। बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज यौम आज़ादी के मौके पे ये खुसूसी प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिसके अंदर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि सियासी एतबार से क्या गलतियाँ हुई जिनसे सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जो तकारीर की उसमें इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया कि अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है माजी को दफन करके। तो ये कितना डूएबल है? माजी की गलतियों से हमें सीखना होगा, उनको एड्रेस करना होगा या उनको भूल के आगे बढ़ना होगा? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। जावेद हाशमी साहब, आपने इस पहले जो गुफ्तगू आपने की उसमें जिन गलतियों की निशानदेही की, इस सारे हालात के अंदर आपकी नज़र में ज़्यादा हिस्सा किसने डाला है? इन सियासतदानों ने जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और या फिर उन गैर सियासी लोगों ने जो सियासी इंजीनियरिंग के अंदर हिस्सा डालते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, जो अगर गलतियों की तलाश में निकलेंगे तो हम फिर गुम हो जाएंगे। आज जो कुछ है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आज के दिन जापान के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है ये कह के कि जब तक आवाम की सपोर्ट ना हो तो कोई हुकूमत नहीं चल सकती। तो यही बात हम कह रहे हैं, यही बात पूरी कौम कह रही है कि अगर आवाम साथ ना हो तो फिर शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा या हमारे चीफ कमांडर इन चीफ साहब ने रात के खिताब में जो फरमाया वो उसकी पे हम एहतराम करते हैं
लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ तो सबको आना पड़ेगा। मैं सिंपल उसमें बात करता हूँ, जब तक जिसको अक्सरियत है, आज की रात जो गुजरी है, आप मरी के पोस्ट ऑफिस से बाहर से लेकर मुल्तान तक, लाहौर तक, पिंडी में कहीं भी जाएं, तो कौन लोग क्यों नारे लगा रहे थे सिर्फ एक पार्टी के लिए जिसको हमने इक़्तिदार नहीं दिया। तो उसका उन्होंने भी खामियां की, गलतियां की होंगी, उनको वहाँ हम माफ़ कर दें, क्यों माफ़ कर दें, वो वक्त के आने के साथ। लेकिन नवाज शरीफ ने भी बिल्कुल जंगें लड़ी थी, इमरान खान भी आज खड़ा है, लड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हकीकत है ज़मीनी, वो ये है कि इंतखाबात में लोगों ने जिनको वोट दिया है वो तस्लीम कर ले। अगर उनको तस्लीम नहीं करेंगे, फिर हम दो रस्तों पे अपोजिट सिम्त पे सफ़र कर रहे हैं। ये तीन तकरीरें जो आज कर आपने की हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, लेकिन अपोजिट सिम्त पे आप लेके जाएंगे, कौन दूसरी सिम्त को आपको दिखा रही है, वहाँ से आपको वो ग्रीन सिग्नल दे रही है कि ये रास्ता है आपको मुल्क को बचाने का। आज उसकी बजाय हम अपने ज़ातियात को सामने लेके आ जाएं, उन मफादात की तरफ जाएं। अब उसको मैं तो सिंपल ज़बान में बात कर सकता हूँ ना जी। ये हाइब्रिड सिस्टम जैसे कहा मेरा अजीज़ है उनका, मैं बातें सुनता रहता हूँ, मैं खुश भी होता हूँ इनके, अल्लाह ताला ने इनको सलाहियतें भी दी है बात करने की। लेकिन आप जब तक हकीकत को नहीं मानेंगे तो मुल्क ये नहीं चलेगा। एक ही रास्ता सिर्फ रह गया है, जमहूरियत, जमहूरियत, जमहूरियत और अनडाइल्यूटेड डेमोक्रेसी। डाइल्यूट की हुई जमहूरियत अब के लोग कबूल नहीं करते। हमने बेसिक डेमोक्रेसी भी देख ली है, हमने गाइडेड की डेमोक्रेसी भी देख लिए हैं, मगर अनडाइल्यूटेड डेमोक्रेसी होगी, ज़मीन के हक़ को मान लें तो पाकिस्तान के मसाइल एकदम हल हो जाएंगे। वाहिद ही हल आप समझते हैं जो कि हकीकी जमहूरियत को ही इसका मसाइल का हल वाहिद आपकी नज़र में है। खोखर साहब, अब इदारों की साख के हवाले से एक बहस रहती है और हम भी ये देखते हैं कि इदारे भी कुछ इस हवाले से स्ट्रगल करते हुए आज के दौर में हमें नज़र आते हैं अपनी साख के एतबार से। तो एक खुद एहतसाबी की ज़रूरत के हवाले से बहुत से लोग जोर देते थे। हालिया दिनों में एक गैर मामूली हुआ है एक वाक़या, वो सिविलियन अदालत के फैसले के ऊपर अफवाज ने अमल दरामद करते हुए एक साबका DGI का कोर्ट मार्शल किया है। सो आपकी नज़र में ये इस्लाह की तरफ एक कदम है या मौजूदा वक्त में ये सूट करता था ये इकदाम, आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखें, ग्लास सीलिंग तो एक टूटी है। वो एक साहब ने बड़ा अच्छा वन लाइनर तबसरा किया, उन्होंने कहा कि सेक्रेड काउ हैज बीन स्लॉटर्ड। तो जो एक पिछले बहुत अरसे से एक तशख़्ख़ुस, एक परसेप्शन था कि जो रिटायर्ड जर्नैल साहिबान हैं वो कानून से बालातर होते हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई पूछ नहीं सकता, तो वो एक ग्लास सीलिंग तो अपनी जगह पर ज़रूर टूटी है। जो उनके ऊपर केसेस हैं, टॉप सिटी के जो मालिक हैं वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते रहे, अजीज़ दोस्त हैं, मामले में उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि जो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, गालिबन सेक्शन 25 और 26 के तहत हो रही है, और उसमें लिखा है इन दोनों सेक्शंस में कि अगर कोई आम फौजी रिटायर होता है तो उसके ऊपर 2 साल तक सियासत के अंदर हिस्सा लेने पे पाबंदी है, और अगर कोई सेंसिटिव पोजीशंस पर रहता है और रिटायर होता है तो उसके ऊपर 5 साल तक पाबंदी है। अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो और ये काबिल गौर बात है कि उनके ऊपर जो पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी का अगर जो जब चीज़ें सामने आएंगी तो उनको मजीद परखेंगे। वो जो इल्ज़ाम है या हम जिसके बारे में सुन रहे हैं तो वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या जो
हुकूमत के दौरान जो ऑन रिकॉर्ड जो बातें हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, जो रोल अभी भी है, क्या उसके ऊपर कोई बात होगी? असल हमें जो चीज़ तय करने की ज़रूरत है वो ये है कि अब पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि ये किसी एक इदारे के बस में नहीं है कि वो, या किसी एक शख्सियत के बस में भी नहीं है कि वो इस मुल्क को चला सके। जज साहिबान को आप उठाकर देख लें तो जज साहिबान समझते हैं कि जी कि हम ही मुल्क ठीक कर सकते हैं, और वो जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर आगे आ जाते हैं। फिर इसी तरह जर्नैल भी जो है, माजी में हमने इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप्स भी देखी। अयूब साहब ने, मुशर्रफ साहब ने, ज़िया साहब ने अपने आप को बतौर मसीहा कौम के सामने पेश किया, लेकिन वो भी मामलात को हल नहीं कर पाए। अब गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि हर इदारे को हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उन्हें अपनी आईनी हदूद तक महदूद करना पड़ेगा, तभी जाकर ये मुल्क चलेगा। और जब तक हम इस बात को समझ कर आगे नहीं चलेंगे तो हम इस मुल्क को कहीं नहीं लेके जा सकेंगे। देखिए, सफर 77 साल सफर के दौरान ये नहीं कि सिर्फ इस मुल्क के अंदर हम सफर करते रहे, डेमोक्रेसी ने काम नहीं किया, हमने बहुत बड़ी बड़ी कीमतें भी अदा की। सानिया मशरकी पाकिस्तान आपके सामने है, उससे बड़ा कोई सानिया हो सकता था? उसके बाद शायद लोगों ने ये सोचा होगा नेवर अगेन, लेकिन हम फिर ऐसी रविश पे चल पड़े कि हमने कोई उससे सबक नहीं सीखा। फिर हम अगर दौरे हाजिर के वाकयात उठा लें तो उसके अंदर दहशतगर्दी एक ऐसा इशू है कि जिसमें हमने सानिया APS देखा कि जहां पर हमारे मासूम बच्चों को किस बेदर्दी से शहीद किया गया, दिलखराश वाकया था। और उसके बाद एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी हुआ, नेशनल एक्शन प्लान भी बना, लेकिन उसी नेशनल एक्शन प्लान की हमने धज्जियां पे खेल। तो हम अब गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, हम इतनी कीमत अदा कर चुके हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पर आम आदमी कीमत अदा कर रहा है, हमारे लोग, ह्यूमन कैपिटल इस हद तक नीचे जा चुका है कि रीजन को और दुनिया के ममालिक से आपका शहरी किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास, उसको जो तालीम मिल भी रही है, उस तालीम की भी वो हैसियत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो मुकाबला कर पाए। हमारी पॉपुलेशन 2047 में पाकिस्तान 50 करोड़ का हो जाएगा। आज इस 25 करोड़ के मुल्क में हम ना सेहत दे पा रहे हैं, ना तालीम दे पा रहे हैं, ना इंसाफ दे पा रहे हैं। तो ये जब मुल्क इंशाल्लाह 100 साल का होगा और ये उस वक्त 50 करोड़ के करीब ये मुल्क होगा, तो हम कैसे संभालेंगे चीजों को? तो आज अगर इस मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क के फैसला साज, अगर हमने कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट ना चेंज किया, तो ये जो अवाम का जो जमे गफीर है कि जिसके पास ना सेहत है, ना तालीम है, लागर है, ये हमारे गले पड़ जाएंगे, ये इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें लोगों को स्पेस भी देनी है, उनको उनके हकूक भी देने हैं। पेरिफ्रीज, हालांकि मैं उस लफ्ज से एग्री नहीं करता, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल का हमें सामना है, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अदम जो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का कि अगर एक दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाए, जो अभी बात हाशमी साहब कर रहे थे, पूरे मुल्क के अंदर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर लोग समझते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है। तो इस तरह मजीद चीजें नहीं चल पाएंगी। हम खुद अपने हाथों से ये मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आज कौमी यकजहती, मेरे ख्याल में पहले इस पॉलिटिकल क्राइसिस ने मईशत को अपने इनगल्फ किया, और फिर उसके बाद अब हमारी कौमी यकजहती मुतासर हो रही है। तो हमें बहुत जल्द बैठकर मसाइल के हल निकालने होंगे और अपने आप के अंदर से ये सोच निकालनी होगी कि जनाब सिर्फ हम ही इस मुल्क के मसाइल का हल है। इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ, यकीन मानिए, अवाम की मंशा, उनकी राय, उनके फैसले के एहतराम में है। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाशमी साहब, अब आपने PTI और इमरान खान की सपोर्ट के हवाले से बात की, और इसमें कोई शक नहीं है, जब से वो हुकूमत से गए हैं उनकी सियासी और उनकी जो सपोर्ट है उसके अंदर फ़ायदा ही उनको मज़ीद हासिल हुआ। लेकिन यहाँ पर खोखर साहब ने इससे पहले जब बात की थी तो उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की कि किस तरह मुख्तलिफ मौक़े पर सियासी लीडरान ने जज्बात की बुनियाद पर आवाम के अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया। खा वो नवाज शरीफ साहब हों, जब उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, या फिर अपनी हुकूमत जाने के बाद खान साहब ने जो बयानिया अपनाया। तो अब आप से मैं जानना चाहूँगी कि क्या इस चीज़ की गारंटी दी जा सकती है? एक बहस ये भी आजकल रहती है कि दोबारा खान साहब अगर हुकूमत में आए, ये मुश्किल तरीन हालात जिससे वो गुजर रहे हैं, उनका कारकुन और रहनुमा पार्टी के गुजरे, तो वो फिर दोबारा इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के? देखिए, इसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती, कल को आके वो क्या करते हैं। लेकिन मैं जो इलेक्शन हुए 1 साल होने के बाद, मेरा घर
आज भी कैद खाना बना रखा है, बाहर तकरीबन 150-200 पुलिस के लोग खड़े हैं। और उस साल पूरे साल में हर वक्त जब आना आ जाते हैं, मुझे अब हम तो यूज टू हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि एक फैमिली के एक फर्द ने इलेक्शन लड़ लिया तहरीक इंसाफ के टिकट पे, मेरे भतीजे ने। अब उसके आज मैंने गया हूँ, मैंने कहा भाई अब मैं तो नहीं हूँ तहरीक इंसाफ में, मैं आज ये आज़ादी का दिन भी मेरा, आप इसको क्यों कैद खाने में गुजार रहे हैं। बात यह है कि ये इलेक्शन अजीब नवीयत के हुए हैं। आप ये सोचें कि ये असल में पाकिस्तान की आवाम की जो हेट्रेड थी अपने सियासतदानों से, अपने जर्नैलों से, जो मार्शल लॉ लगाने वाले जर्नैलों से, वो इकट्ठी होती गई है। और इमरान खान उनकी बात पे खड़ा है। अगर वो बैठ जाएगा तो दूसरे दिन वो भी नहीं होगा। बात यह है, हम कायद आज़म का नाम लेते हैं और आज ही क्यों ना लें, लेकिन जब कायद आज़म ने क्वेटा में तकरीर की है वो हम छुपा जाते हैं, जो उन्होंने कोहाट में की है वो छुपा जाते हैं, जो मर्जी की होती है वो हम रोज़ाना बता देते हैं। कायद आज़म बिल्कुल सेकुलर और लिबरल पाकिस्तान चाहते थे। वो कहते थे अब मज़ीद जो मुसलमान है वो मुसलमान है, लेकिन पाकिस्तानी पहले है। तो हमने उसके तमाम मामलात पर तो ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से अपने सफ़र का आगाज़ सफ़र कर लें तो ये मुल्क जो है जिम्मेदारियाँ डालने की बात करेंगी तो ये भाई 52 से यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म चलना शुरू हुआ है। कायद आज़म ने अयूब खान का तबादला किया था वहाँ जिसे बांग्लादेश कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में, लेकिन कायद आज़म के मरने तक उसको उन्होंने कहा कि जनरलों के ने क्या हम अयूब खान को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स नहीं भेजेंगे तो यही रहेगा। तो वो हुक्म उनका चलता रहा है। जितनी आज लीडरशिप है, अफसोस की बात है कि हम सब के सब उन्हीं के पाले हुए हैं, उन्हीं को वो हमें प्रमोट करते हैं, डिमोट करते हैं, उन ताकत उनके पास है। इसी मौजू पे मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बड़ा अलमिया है कि आजकल आप किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता नहीं है, लेकिन आपके एक अजीज़ का PTI का टिकट होल्डर होना आपके लिए एक बतौर एक सीनियर आप पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, लेकिन हरासमेंट जो है उसका आपको सामना है। खोकर साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट में चाहूँगी, कल भी इसका तस्करा हुआ, आज़ादी इजहार पाकिस्तान में एक डिबेट रहती है, जो हमारे ताकतवर शख्सियात हैं उनकी कमोबेश हर बार एक ही जैसी इसकी तशरीह होती है कि आज़ादी इजहार की भी कोई हदूद होती हैं। तो आप समझते हैं कि इसकी हदूद के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है आज के दौर में, जहाँ एक सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी शख्स अपने ख्यालात का इजहार वहाँ पे कर सकता है, लेकिन हमारी रियासत इसको एक चैलेंज के तौर पे देखती है। जी, एक तो अब मैं हाशमी साहब के साथ जो बीत रही है, सीनियर सियासतदान हैं और इस वक्त उनके भतीजे जो गालिबन ज़ेर हिरासत हैं, तो इस तरह की सियासी वर्करों के साथ उनकी पॉलिटिकल बिलीफ्स के ऊपर विक्टिमाइजेशन, उसको कंडेम करता हूँ। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, सियासत में अपना मुकाम रखते हैं और हमारी यही ख्वाहिश है कि उनकी मुश्किलात में कमी वाक़या हो। जहाँ तक इस कॉन्वर्सेशन का तल्लुक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यहाँ पर ये इस वक्त कॉन्वर्सेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि आप बरतानिया में भी देखें कि वहाँ पर भी ये कॉन्वर्सेशन बड़े शद्दोमत से जारी है कि क्या हेट स्पीच की एक लिमिटेशन उसके ऊपर होनी चाहिए या नहीं। वहाँ पर जो राइट्स हुए, पॉलिटिकल फ्रीडम्स, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज का जो दौर है उसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह जो चीज़ें की जाती हैं, उसके अंदर एक पहलू ये ज़रूर उभर कर सामने आया है कि जो हुकूमतों को गौर करने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने आज़ादी इज़हार राय सियासी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में
उसको हमने इजाज़त नहीं देनी। आज इस मुल्क के अंदर डिफेमेशन एक्ट जो पंजाब के अंदर मंजूर किया गया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर तमाम सहाफ़ती तंजीमें, लोग सरापा एहतजाज हैं कि आप लोगों का गला घोंट रहे हैं। फिर इसी तरह जो खबर सामने आई कि 40 लाख लोगों की वायर टैपिंग हो रही है और बगैर किसी कानून के होती रही, और अब आके कोई कानून बनाया, उसको भी खैर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक बिग ब्रदर स्टेट वाला है, एक सिक्योरिटी स्टेट वाला है। उसमें उसके ऊपर एतराज जरूर उठता है, और मैं ये समझता हूं कि लोगों को उनकी राय का इजहार कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासतदानों को तो वैसे ही थिक स्किन्ड होना चाहिए, और यकीन मानिए कि अगर हमारे इदारे जो हमें बहुत महबूब हैं, अगर वो अपने पॉलिटिकल रोल से हट जाए और सिर्फ अपने उसी रोल तक महदूद रहे कि जो आइन में है, तो लोग बिल्कुल कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, और ये नौयत ही पैदा नहीं होगी, ये गुंजाइश ही नहीं पैदा होगी कि हमें इस तरह के कवानीन बनाने पड़े। तो अब सूरत हाल को इस पूरे मेरे ख्याल से मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है, और इसमें आज़ादी इजहार राय जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ना कि उसके ऊपर कर्ज नहीं लगाने की। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब इस प्रोग्राम में शामिल हुए और अपनी कीमती राय का इजहार किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में लिबरल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के कायद आज़म के ख्वाब के हवाले से भी बात हुई। जहाँ हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पर कुछ लोग बड़ा जश्न मनाते थे आज से चंद साल पहले तक, फ़ख्र करते थे इस बात पर कि वो एक सेकुलर मुल्क की शक्ल पेश करता है, लेकिन आज वहाँ भी हालात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। अब पाकिस्तान और भारत के हवाले से एक आज जो हालात पैदा हैं इसकी एक निशानदेही और इसकी एक तस्वीर खींची गई थी सादत हसन मंटो की तरफ से उनके अफसाना मुरली की धुन में आज से कई साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान आलम वजूद में आते ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इंसान इन दोनों मुमलिकतों में ग़ुलाम था, तासुब का ग़ुलाम, मजहबी जुनून का ग़ुलाम, हैवानियत और बर्बरियत का ग़ुलाम। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।